प्रणाम। आज 17 फरवरी और कृष्णेंद्र कथा की शुरुआत कर रहे हैं हम आज के सत्र की। और आज की जो तारीख है 17 फरवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऐशो सभ्यता में आइडोलिज्म डे के उससे। आइडोलिज्म डे मनाया जाता है ऐशो सभ्यता में। आइडोलिज्म का मतलब है टीनेजर कम्युनिटी। निष्ठा चक्र की बात हुई है पहले भी, और निष्ठा चक्र के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करी गई थी। तो निष्ठा चक्र, राम राज्य का ज्ञान निष्ठा चक्र पर आधारित है, इसके बारे में बात करी गई थी। और उसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ बताए गए थे। अगर आपको ध्यान हो तो पीछे बात हुई थी, तो निष्ठा चक्र ने हमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ बताए। 7 फेजेस ऑफ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो बताया गया है वो बताया गया है संभाल काल। अगर आप देख रहे हो, ये आपके सामने एक इमेज है, उसमें 7 वो बताए गए हैं काल। और तीसरा काल जो है संभाल काल है 9 से 18 साल, यानी टीनेज इसके अंदर इंक्लूडेड है। टीनेज इसके अंदर इंक्लूडेड है और 9वें साल से शुरू हो जाता है, 9th ईयर से स्टार्ट हो जाता है आइडोलिज्म। और आइडोलिज्म क्या है? आइडोलिज्म इज ए प्रैक्टिस विच हैज टू बी डन। आइडोलिज्म की प्रैक्टिस अगर आप करते हो, अभ्यास करते हो, तो अपने जीवन को संभालने का मतलब समझ में आ जाता है, और संभाला कैसे जाए उसका ज्ञान हो जाता है, पता लग जाता है, और उसके प्रोसीजर्स सीख लेते हो, और फिर उसका उपयोग सारी जिंदगी होगा। ये जो काल ऐसा काल है, इसमें जो आपने सीख लिया, समझ लिया और करना सीख लिया, यानी प्रैक्टिस करनी सीख ली, तो वो सारी उम्र आपको वो जीवन के जो वो है ना 16 के दिखो 16 के रहो, षोडशी का जो पथ है, षोडशी पथ है जो, उसका आपको समझ में आ जाएगा। और सारी जिंदगी आप षोडशी की तरह से, यानी उम्र तो बढ़ेगी लेकिन जिंदगी वैसे की वैसी खुशहाल रह सकती है अगर आपका संभाल काल ठीक चला गया, तो आपने बिता लिया, तो यूज कर लिया। तो आई वुड से अगर आपने अपना संभाल काल ठीक से यूज कर लिया तो आपकी बाकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चलेगी, खासकर कैरियर, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कैरियर बनता है। संभाल काल का मतलब है कैरियर जो बनाना है, उसकी एजुकेशन, क्या सीखा आपने, उसी का उपयोग करके कैरियर बनेगा। तो ये एजुकेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें मेरे ख्याल से इसका केयर खास ली गई है कि इस टाइम पर जो भी तुम सीख लोगे वो तुम्हें सारी जिंदगी काम आएगा, आधार बनेगा वो आपकी लाइफ का। तो उसको आइडोलिज्म प्रोसीजर कहा गया है, और उसको रिलीजन भी कह देते हैं। एक्चुअली प्रोसीजर इज नथिंग बट रिलीजन, बिकॉज रिलीजन इज समथिंग विच यू प्रैक्टिस। सो द कॉमन वर्ड यूज्ड इज रिलीजन and the procedure is आइडोलिज्म। और स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इंप्रूवमेंट इस टाइम पर बेस्ट होती है, यानी जो फाउंडेशन डालनी है आपको स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की, वो अगर इस समय में डालेंगे तो ठीक डालेंगे। जैसे इस समय में डालेंगे, ठीक है गलत तो मैं कहना बेकार है, जैसे भी इस समय में आप अपनी वो डालोगे स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की नींव, तो जिंदगी सारी उसी आधार पर चलने वाली है। ये देख लो आप।
मतलब कैरियर का बूट सेक्टर लिख रहे हो तुम यहां पर इस टाइम में। तो इसको आइडोलिज्म डे कहा गया है हमारे यहां पर 17 तारीख को। मतलब 17 साल की इंपॉर्टेंस बता रहा है ये, 17वें साल की, क्योंकि अब बस आपका ये पूरा होने वाला है, 18वें में पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो आपका कर्मकाल शुरू हो जाएगा, यानी कैरियर ही शुरू हो जाएगा। तो इसलिए 17 की इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है 17, कि अब तुम बस ट्रांजिशन फेज में आ गए हो। 17 कंप्लीट करते करते ट्रांजिशन फेज में आ गए हो। और कर्म काल की तैयारी शुरू हो गई है तुम्हारी। और षोडशिज्म जो मैंने बताया था आपको, उसका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। षोडशिज्म प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा 18 के बाद। तो वो 18वें से ही शुरू हो जाता है। 18 से 24 लिखा, ट्रांजिशन है 18वां साल। और ये जो टाइम है, इस टाइम पे जो तुमने अपने लाइफ को सेट कर लिया, तो 16 के दिखो 16 के रहो वाला सिस्टम सेट, षोडशिज्म प्रोसीजर में आप अपने आप को उस लेवल पे सेट करते हो कि आपकी उम्र तो बढ़ेगी लेकिन एजिंग इफेक्ट नहीं आएगा। कर्मकाल का मतलब है एजिंग का इफेक्ट ना आए। जो आप प्रोफेशन जो अडॉप्ट किया उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे नहीं आना चाहिए। अगर आप बीमारी रहने लगे, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो, तो ये कर्मकाल से ही लिंक्ड है वो। और कल से ज्ञान कुंभ शुरू हो रहा है। 5वां ज्ञान कुंभ शुरू हो रहा है कल से, 18 फरवरी से 24 फरवरी तक 2023 की। और इस ज्ञान कुंभ में व्यवहार ज्ञान की आधार पर कृष्णेंद्र कथा रहेगी। ऑल 7 डेज व्यवहार ज्ञान, क्योंकि व्यवहार ज्ञान जो है ये, इसके ऊपर आपका कैरियर, सारा का सारा कैरियर की जितनी भी सक्सेस, फेलियर, ड्रॉबैक्स, स्ट्रेस, बीमारी, सारा कुछ कैरियर से लिंक्ड है। और कैरियर का आधार है व्यवहार ज्ञान। जैसा व्यवहार ज्ञान आप इस समय में सीख लोगे, समझ लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, वही काम आएगा। कैरियर उसके बिना चलने वाला है नहीं। व्यवहार ज्ञान पे ही आपका आगे का सारा जीवन व्यवहार ज्ञान पे ही डिपेंड करेगा। और अगर आत्मज्ञान के आधार पर व्यवहार ज्ञान को अडॉप्ट कर लोगे तो सुखी बहुत रहोगे, ये पक्की बात है। तो आज 17 तारीख है और 17 तारीख में ना, 17 तारीख को थोड़ा सा अगर समझा जाए, आज की डेट को हम समझें तो 17 में 7 जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। और 7 का मतलब है केतु। और केतु ग्रहण एक बहुत ही वाइडली स्प्रेडेड प्रॉब्लम है, जो कि बहुत सारी जनता की लाइफ को इफेक्ट कर रही है। बहुत सारी लाइफ को इफेक्ट कर रही है। केतु ग्रहण इतने लोगों पर लगा हुआ है, इतना ज्यादा पब्लिक इससे इफेक्टेड है कि, और इसका कोई डायग्नोस्टिक और रेमेडी अवेलेबल था नहीं पहले, बल्कि इसके बारे में ज्ञान ही नहीं था। एस्ट्रोलॉजर्स केतु दोष की बात किया करते थे कि तुम्हें केतु दोष है, पर वो बहुत लिमिटेड लोगों को रहा करता था। लेकिन जब केतु दोष में समझ आया कि काल सर्प योग, एक आपने सुना होगा, केतु दोष के कारण काल सर्प योग लगता है, काल सर्प योग बन जाता है, संभव बन जाता है। मुझे पता नहीं है, एस्ट्रोलॉजी मुझे आती नहीं है, बट जो बताया गया, जो समझ आया, और काल सर्प योग की बहुत ज्यादा चर्चा थी। और मेरे ख्याल से
कितने लोग इससे इफेक्टेड थे पूरे वर्ल्ड वाइड, इसकी गिनती नहीं संभव। तो एक्चुअली वो सारा का सारा केतु ग्रहण का इफेक्ट था, जिसको कि हम लोग केतु दोष कह देते थे। केतु दोष बहुत कम लोगों पे लगा हुआ था, लेकिन कालसर्प योग की बात जब आई तो वो बहुत सारे लोगों पर लगा हुआ था। और कालसर्प योग का जो ट्रीटमेंट था या केतु दोष की जो रेमेडी थी वो नासिक में होती थी। अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में केतु दोष है तो आपको त्र्यंबकेश्वर जाने की सलाह दी जाती थी कि वहां पर जाकर के इसका उपाय कर लो। त्र्यंबकेश्वर स्थान ही उस पर्पस के लिए बना था। अब मुझे पता नहीं कि वो क्या इफेक्ट होता था, उसका क्या होता था, क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, क्या रहा ये नहीं पता मेरे को, बट चर्चा बहुत रही थी तो इसलिए सुनने में आता था, समझने में आता था। पर जब से ऐशो सभ्यता शुरू हुई है तब से केतु ग्रहण का ज्ञान, डायग्नोस्टिक रेमेडी के बारे में चर्चा शुरू हुई। और देखा तो केतु ग्रहण से अफेक्टेड पब्लिक अगर मैं कहूं तो तकरीबन 60% पॉपुलेशन इज अफेक्टेड इन द एंटायर वर्ल्ड, ग्लोबल पॉपुलेशन आई एम टॉकिंग। इमेजिन 60% पॉपुलेशन को केतु का ग्रहण लगा हुआ है। और केतु का ग्रहण का मतलब पता है कि क्यों लगा हुआ है इतना ग्रहण, केतु ग्रहण इतना वाइडली कैसे हो गया? तो उसका कारण है कि केतु जो है धर्म का प्रतीक बताया गया है, रिलीजन का प्रतीक नहीं है। अब यहां पर यह फर्क समझने वाली बात है कि केतु ग्रहण जो है वो रिलीजन का प्रतीक नहीं है, धर्म का प्रतीक है। धर्म यानी वे ऑफ लिविंग, नॉट religion is particular way of living. So religions are region based, but Ketu Grahan is birth. With the birth you come to know that you are affected by Ketu Grahan. And worst part with Ketu Grahan is which is not applicable to Rahu ग्रहण और अदर ग्रहण्स, के केतु ग्रहण जो है पूरी जिंदगी का होता है। जिस दिन आप डिलीवर हुए हो, गर्भ से बाहर आए हो, और जिस दिन आप शरीर छोड़ते हो, होल लाइफ इज अफेक्टेड बाय केतु ग्रहण। और क्योंकि इस बारे में जानकारी, ऐसा कैसे हो सकता है, नॉर्मली ग्रहण का मतलब है कुछ टाइम के लिए लगता है और फिर पूरा हो जाता है। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट था, तो ये समझ में ही नहीं आया कि केतु ग्रहण इज लाइफ लॉन्ग। जैसे कालसर्प योग है वो लाइफ लॉन्ग होता है, तो उसकी रेमेडी कर दी तो उसका छुट्टी मिलती है। ऐसे ही केतु ग्रहण की रेमेडी करनी ही पड़ेगी आपको, उसका कोई हल नहीं है। अब केतु ग्रहण को समझना है तो केतु ग्रहण को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इट इज हाफ सर्कल फिक्स्ड। हाफ सर्कल फिक्स्ड का मतलब क्या है कि अगर आप सूर्य की मोशन को देखोगे ना, तो सूर्य की मोशन नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शन में चलती है। नॉर्थ साउथ की जो 6 महीने की होती है और ईस्ट वेस्ट की रोज की होती है डेली। तो वो जो और जो नॉर्थ साउथ की है वो लिमिटेड है। नॉर्थ साउथ की लिमिटेड है, तो वो एक किस्म से
आर्क की तरह से बन जाती है, हाफ सर्कल कह देते हैं उसको। तो केतु ग्रहण की लिमिट है, उतने एरिया में ही चलता है और आपको डिस्टर्ब करता है जब तक आप उस एरिया में हो, जब तक आपको वो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। और वो दिन में एक बार करेगा या महीने में एक बार करेगा या साल में एक बार करेगा या वीक में एक बार करेगा या रोज करेगा, वो कोई हिसाब किताब है नहीं। वो सबका इंडिविजुअल है, किसी का अपने पता कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, उसके लिए अपने आप को हमें तैयार करना पड़ता है कि हमें केतु ग्रहण इफेक्ट ना करे। रेमेडी का मतलब यही है ना कि इलाज कर लिया, तो हमने अपनी इम्यूनिटी लेवल इतनी बढ़ा ली कि हमें रोग आए ना, कष्ट ना आए। इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो ऐसे ही केतु ग्रहण के अगेंस्ट में हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ती है। उसका बेस्ट पीरियड जो होता है वो संभाल काल होता है, आइडोलिज्म। इसमें अगर आप अपने केतु ग्रहण के इलाज शुरू कर दो, ट्रीटमेंट, रेमेडी, तो फिर वो आपको सारी जिंदगी फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। अगर आपको नुकसान होता है तो आपकी मर्जी से होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ मैं इसलिए नुकसान करने को तैयार हूं। करना है या नहीं करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। कि कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो आदमी लेना चाहता है, पैसे का नुकसान, तो दान आदमी मर्जी से करता है ना, हो तो पैसे का नुकसान वहां भी रहा है। अगर आप देखो तो पैसे का नुकसान क्या है कि आपकी जेब में था, वो आपकी जेब से चला गया। किस तरीके से गया, किस पर्पस के लिए गया, वो एक अलग इशू है। तो संभाल काल की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इस टाइम पर अगर आप केतु ग्रहण की रेमेडी कर लेते हो तो आपको बाकी जिंदगी में समस्या लेने की, टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। उसका अभ्यास आपकी जिंदगी में पड़ जाएगा, उसके केयर करने का, तो मोटा मोटा ठीक चलेगी लाइफ। और केतु ग्रहण के लिए आपने सुना होगा, शिवलिंग का नाम सुना होगा। शिवलिंग होता है, मंदिरों में लगे हैं, शिवालय लगे हैं, शिवालय में शिवलिंग होता है, उसकी पूजा आराधना की जाती है, जल अभिषेक किया जाता है। तो केतु ग्रहण के लिए श्री शिव का जल अभिषेक किया जाता है। आप देख सकते हो ऊपर एक आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, श्री शिव। और जैसे केतु दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर था, नासिक, ऐसे ही श्री शिव का जल अभिषेक मुदाफरा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुदाफरा, ये तकरीबन आपके उसके आसपास पड़ती है, मुक्तेश्वर, वो जो है ना गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़ और मेरठ, आई थिंक इन तीनों के बीच में कहीं पड़ती है ये जगह मुदाफरा। आप ढूंढ सकते हैं, नेट पे मिल जाएगी आपको। हापुड़ से मेरठ की तरफ जाओ तो रास्ते में कोई जगह आती है, वहां से आगे कहीं की तरफ, गढ़ की तरफ जाओ शायद, तो आपको जगह मिल जाएगी, मुदाफरा मिल जाएगा, आप ढूंढ सकते हैं। भैरव का स्थान है, एक्चुअली ऋषि धोमे की आश्रम था वहां पर, तो भैरव का स्थान है वहां पर, और ब्रह्मांडधीश का स्थान है वहां पर, दो स्थान है। तो जहां पर भी श्री शिव लगा हो वहां पर अगर आप जल अभिषेक करते हैं केतु ग्रहण के लिए, तो आपको केतु ग्रहण से लाभ मिलेगा, फायदा होगा, रेमेडी होने लगेगी आपकी। तो वो जल अभिषेक वहां का आवश्यक है, मुदाफरा। जब भी आप रेमेडी करें तो वहां जाकर के जल अभिषेक एक बार जरूर कर लें, एक बार तो जरूर करें। तो हम लोग आज की तारीख की बात कर रहे थे, 17 तारीख की। तो 17 में 7 हो गया केतु और 1 हुआ सूर्य।
यानी सूर्य ते बता रहा है, उस रास्ते पर सूर्य का प्रकाश गिरने लगा है, जो बता रहा है कि इधर जाना है आपको अपने केतु ग्रहण के उपाय के लिए। तो इसीलिए आज का दिन चुना गया है श्री शिव की स्थापना के लिए ब्रह्मांडधीश के मंदिर में मुदाफरा। तो और 17 का मतलब 8 हो गया, शनि का वो हो गया, मतलब शनि की देखरेख में सूर्य का प्रकाश केतु ग्रहण के रेमेडी वाले रास्ते पर पड़ रहा है आज के दिन, मोटा मोटा ये समझ लो आप। और वैसे शुक्रवार है आज, तो शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु कहलाते हैं, और केतु भी उसी कैटेगरी में आता है, और शनि भी उसी कैटेगरी, उन्हीं के शिष्य है। केतु उन्हीं का शिष्य, शुक्राचार्य का शिष्य है, और शनि भी उन्हीं का शिष्य है। और शुक्राचार्य की पूजा तो बृहस्पति भी करते हैं। तो सारे देवी देवता, क्योंकि शुक्र के मालिक है वो, और शुक्र के बिना कुछ होता नहीं है। तो शुक्राचार्य का दिन है आज का दिन, खास की बात हो रही है आज। और कल से ज्ञान कुंभ शुरू हो रहा है। तो आज जो है पूर्व संध्या हो गई, समझो कि 5वें ज्ञान कुंभ की पूर्व संध्या आ जाए, तो कल से ज्ञान कुंभ शुरू हो जाएगा। तो उसका उपयोग कर सकते हो, चाहो तो कृष्णेंद्र कथा अगर सुनेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अब की बार व्यवहार ज्ञान का सब्जेक्ट है ज्ञान कुंभ में, और व्यवहार के बिना तो कुछ है ही नहीं। हर जगह पर आपको इन्वॉल्व हो। वो कहते हैं कुछ लोग ना, वो ले लिया, सन्यास ले लिया। सन्यास लेने से परिवार छूटता है क्या? कबूतर आंख बंद कर लेता है बिल्ली को देख करके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कि कहावत बड़ी फेमस है कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली चली गई। तो ऐसे ही जो सन्यास लेते हैं लोग, साधु बन जाते हैं, खोज में चले जाते हैं, तो वो काम, चाहे वो उनका प्रोफेशन है, परिवार तो उनका रहेगा ही। परिवार थोड़ी चला गया उनका कहीं पर, परिवार तो रहेगा ही। तो परिवार का कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। परिवार का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि विवाह से शुरू होता है। भैया परिवार का कॉन्सेप्ट तो पैदा होने से शुरू हो गया। तो आप किसी ना किसी परिवार के पार्ट तो हो ही। उम्र चाहे कुछ भी हो जाए आपकी, कौन पूछता है उसको? सनातनता का मतलब यह है कि आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, यानी शक्ल पे बढ़ नहीं रही, वैसे तो गिनती तो बढ़ रही है। और थोड़े दिन के बाद गिनती गिनना आदमी छोड़ ही देता है, कहता है यार क्या करे, इसका जब चल रही है चल रहे थे, गिनती गिन के करेगा क्या? एक बात, उम्र की गिनती गिन के करोगे क्या? उम्र की गिनती गिन करके करोगे क्या? आपने जब वो उम्र की गिनती गिनते हो तो आपने अपनी उम्र कम कर ली, पता है आपको? नहीं, इतने साल चले गए यार, अब तो कोई बचा ही क्या है। ये स्टेटमेंट कहां से आई कि अब बचा ही क्या है? जिंदगी के 60 साल तो पूरे कर लिए, अब क्या बुढ़ा मरेगा नहीं क्या? तो सारे लोग ही सोचने लगते हैं अभी मरे तो हमारे पास कुछ है। एक ना वो है, बहुत एक एपिसोड भी है, एक एपिसोड क्या मतलब, एक घटना है कि एक राजा था और उसकी उम्र हो गई 80 साल, उसका बेटा था, उसकी उम्र हुई 60 साल, 20 साल का छोटा होगा। पहले तो उम्र शादी जल्दी हो जाती थी, और वो 80 साल का हो गया तो वो 70 साल का हो गया। तो बेटे ने अपने बाप को मरवा दिया। क्यों? कहता है अगर ये मरेगा नहीं तो मैं राजा बनूंगा नहीं।
तो उसने अपने बेटे को मरवा दिया, और बाप को, सॉरी, बेटे ने बाप को मरवा दिया, सिर्फ ये कह करके कि मुझे राजा बनना है। तो आप देख लो कि ये अभी जो हमारे पीछे जो वो चलते थे ब्रिटिश काल से पहले का टाइम में, बाप को बेटे ने मरवाया। वो ताजमहल की कहानी तो पता ही है ना, शाहजहां और वो सब जगह देख लो आप, बाप को मरवाया, बेटा ने गद्दी पकड़ी, बाप को मार के, भाइयों को मार करके गद्दी पकड़ी। और ये सिलसिला कब से चल रहा है? सम्राट अशोक का नाम सुना है आपने? अगर आप पटना जाओ तो वहां पर ना एक कुआं दिखाया गया है, ऐतिहासिक स्थल है वो, वहां पर विजिट कराई जाती है, लोगों को दिखाया जाता है। और अशोक का काल तो बहुत पुराना है, इससे तो मुगल काल से तो उसने अपने 99 कजन्स को, भाइयों को, कजन्स थे सारे या एक्चुअल भाई कितने थे उसमें पता नहीं है, उनको सबको मारा था। और एक कुआं बना रखा था, उसी में फेंक देता था वो। और ये बात जब हम पटना गए थे तब हमें पता लगी थी, उससे पहले हमें पता नहीं था उसका, क्यों अशोक के बारे में ज्यादा चर्चा है ही नहीं मार्केट में। अब तो कुछ लोग कहने लगे बुद्धिज्म को अशोक ने स्प्रेड किया था, फैलाया था। यह बात तो बाजार में है, पर अशोक बुद्धिज्म ज्वाइन उसने युद्ध के बाद किया या पहले किया, यह नहीं पता, इसमें कंफ्यूजन है। खैर यह हमारा टॉपिक है नहीं, पर केतु ग्रहण का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है आप ये सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो आइडोलिज्म के प्रोसीजर्स जो है वो आप संभाल काल में सीख लोगे, समझ लोगे, तो आपको बहुत ही बाकी सारी जिंदगी बिताने में बहुत लाभ मिलेगा, ये पक्की बात है। एक ना छोटा सा वीडियो है, एक देखते हैं क्या कहता है। आवाज कम करनी पड़ेगी इसकी, डबल आती है ना बस। म्यूट कर दोगे तो। अच्छा हाँ ये भी बात है, पर मेरे को पता नहीं लगेगा, फिर पता लगेगा, सुनेगी, हाँ सुनेगी सुनेगी, ठीक है, म्यूट कर सकते हैं, करेक्ट। मैं अभी आपको एक छोटा सा वीडियो सुनाता हूं, देखें क्या कहता है ये। Jari Pritha. I am 13 years old and I study in 9th standard. I have adopted idealism, which is a religion for teenagers. It is to protect ourselves from trap of confusion. A 16-year-old girl asked Anchor Digital Living that how can I trust anyone? So Anchor Digital Living said that, do you know that females have 6 senses but a male has only 5 senses? The girl replied that I know that there are 6 senses, but I didn't know that only females have 6 senses, not the males. So Anchor Digital Living said that if we will not use our organs properly, then we will fall ill. And also if we will misuse our organs, then also we will fall ill. Infrastructure of our organs should be well maintained and not be misused. Otherwise, the punishment will be there and no excuses. Jai Krishnendra. सो आपने सुना कि ये छोटी सी कन्या क्या कह रही थी आइडोलिज्म के बारे में। इसने अडॉप्ट कर लिया था, कितने वर्ष की थी? 13। तो इसने 13 साल की उम्र में इसको अडॉप्ट किया। अब 9 साल की में क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं पता, शायद इसकी डिटेल्स आई नहीं थी
बाजार में अवेलेबल नहीं था, उपलब्ध नहीं था, क्योंकि ऐशो सभ्यता का ज्ञान हुआ नहीं था तब तक। हमें अन्यानी सिविलाइजेशन का ही पता था, और सिविलाइजेशन चेंज हो गई है इसके बारे में समझ आ नहीं रहा था। कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ कुछ तो हो रहा है, पता तो लग रहा था कुछ चेंज हो रहा है 2006 से, लेकिन वो नई सभ्यता ही आ रही है ये नहीं पता लगा था कि सभ्यता की पूरी सभ्यता ही बदल गई। जबकि अन्यानी सभ्यता का ज्ञान भी हमें तो मेरे ख्याल से 2004-5 में ही हुआ है। अन्यानी सभ्यता का ज्ञान, उससे पहले अन्यानी सभ्यता का ही नहीं पता था हमें क्या है। अन्यानी सभ्यता यानी प्री ब्रह्मा पीरियड, ब्रह्मा जी से पहले का सभ्यता क्या थी, उसी की खोज में ही, अब उसी की खोज बड़ी मुश्किल से हमें वो जब समझ आने लगी कि जब ये खोजा गया, ये समझा गया कि ब्रह्मा जी ने जो निर्माण किया सृष्टि का, उसमें उपयोग किस चीज का किया था, क्या यूज किया उन्होंने, वो मटेरियल कहां से आया। वो तो एक कमल के ऊपर बैठे हैं और पानी, चारों तरफ पानी है, तो फिर उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया कैसे, और जो निर्माण कर रहे थे, जो बना रहे थे, तो वो गए कहां। तो फिर अन्यानी सभ्यता दिखाई दी, यानी 84 लाख योनियां दिखाई दी, वो अन्यानी सभ्यता में थी पहले से ही, और वो थे शंकर के गण कहे जाते थे, मनुष्य रूप में शंकर और पार्वती, और बाकी सारी योनियां शरीर बदलने में एक्सपर्ट थी। जैसे नंदी शिव, वो बैल भी बन जाते थे जब वाहन बन जाते थे शंकर का, और जब मर्जी वो गुरु बन जाते थे, टीचिंग उनका जो काम था, उनका रहा होगा प्रोफेशन। तो जब शंकर ने कहीं जाना होता था तो वो उसके ऊपर उसको साथ लेके जाते थे, उसका उपयोग करते थे एज वाहन। तो 84 लाख योनियां एग्जिस्ट करती थी, 84 लाख शरीर एग्जिस्ट करते थे तब। लेकिन अब देखो समझने का, फिर जब अन्यानी सभ्यता का हमें समझ में आने लगा तो पता लगा कि उस समय में खाने का व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी खाने की कोई जरूरत पड़ती नहीं थी किसी को भी। 84 लाख योनियां थी और उनको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कुछ नहीं खाते थे वो, कुछ नहीं करते थे। वो करते क्या थे, मतलब वो कुछ भी नहीं करते थे, ना बढ़ते थे ना कम होते थे, खेती नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था उस समय में। उन 84 लाख में सब कुछ एज इट इज रहता था, क्योंकि उम्र जो है उनकी इनफाइनाइट थी। आप सोचकर देखो, आज की अगर बात करते हैं हम, तो मैं अब एक मिनट जरा मैं अपनी शक्ल दिखा दूं थोड़ी सी, पता लगा नहीं तो। जी प्रणाम। तो आज के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, समझते हैं। मान लो कि आज की एवरेज उम्र 200 साल हो जाए, चलो 200 साल बहुत ज्यादा है, 125 साल हो जाए, कलयुग में 125 साल कही गई है। एवरेज एज अगर 125 साल हो जाए आज, तो आप विवाह किस उम्र में करोगे ये बताओ मेरे को आप। 50। अब उम्र 125 साल हो गई है, पर फीमेल का क्या होगा। अभी यहां पर कुछ बैठे हैं ना लोग, तो वो कह रहे हैं कि 50 साल में ब्याह करेंगे, फीमेल्स कह रही हैं ऑब्सोलीट होने के बाद। तो इसीलिए आज की तारीख में एवरेज है 125 साल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी को। क्या 50 साल की उम्र में तो निमट जाना चाहिए, 60 साल की उम्र। टीनेजर्स में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही है, यह बड़ी चिंता का विषय है। क्यों है भाई चिंता का विषय? जो 50 साल के सोच रहे हो मरना है, तो वो कह रहे ठीक है 20 में मर लो। बाल्य का संभाल काल का क्योंकि पता नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि क्योंकि हमें संभाल काल का पता नहीं है।
अपने लाइफ ऑफ फेजेस का पता नहीं है। जो काम 30 साल की उम्र में होता था वो आज 10 साल की उम्र में होने लग गया। तो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर लाइफ स्पैन और वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट, ये समझ में आ नहीं रहा है। और एक ये फ्री विल का जो पंगा डाल रखा है ना, उम्र आपकी फ्री विल पे डिपेंडेंट है, आप उम्र कितनी भी कर सकते हो। तो ये एक मिथ्या है कि 100 साल 125 साल का आदमी तो मर ही जाएगा। तो बीमारियां पकड़ ली लोगों ने कि यार मरने के लिए बीमार होना जरूरी है, और फिर अब ये कहते हैं कि यार स्वस्थ चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है, मतलब मर जाए पर बीमार ना हो। तो कितने कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप ही क्रिएट कर जा रहे हैं हम लोग अपने लिए। पर यह बता दूं मैं तुम्हें कि अब कलयुग में 125 साल की उम्र है, एवरेज एज, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। और 400 साल की उम्र के आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो 400 साल की उम्र के मिलते हैं आपको, अगर आप ठीक से मेंटेन कर लो, सिर्फ उनको एज इट इज मेंटेन कर लो। तब कैसे पता लगाइए? ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से पता लगा ना कि एक 60 साल 70 साल का प्राणी था, उसकी निकल गया वो, तो उसके बॉडी पार्ट्स निकाले और किसी और में फिट कर दिए। वो भी 50 साल चला, फिर उसके निकाले किसी और को फिट कर दिए। पता नहीं ऐसे किया कि नहीं किया। यही होगा, जब वो 50 साल जी लिया तो इसका मतलब ठीक ही चल रहा होगा। तो एवरेज एज बॉडी पार्ट्स की 400 साल बताई गई है। तो आपकी उम्र 400 साल क्यों नहीं हो सकती? डर लगता है ना? किस चीज का डर लगता है? तो अगर एवरेज एज 125 साल हो जाती है, और तैयारी कर लो, क्योंकि एज बढ़ाने के सिस्टम में तो लगे ही हुए हैं सारे साइंटिस्ट कि उम्र बढ़ जाए किसी तरह से, सारे लगे हुए हैं। और अब फेजेस ऑफ लाइफ का जब सिस्टम आ गया है तो ये समझ लोगे तो 125 साल तो हो ही गई तुम्हारी उम्र, ये मान के चलो तुम। खाली अगर फेज समझ भी लेते हो ना जिंदगी के, तो आपकी उम्र 125 साल हो गई, एवरेज एज। और पहला बच्चा डिलीवरी करना चाहिए, बच्चा एक ही होना चाहिए, और उसकी एज वो डिलीवर होना चाहिए 45-48 साल की एज में। अगर महिला 48 साल की एज में डिलीवर करे ना बच्चा, तो उसके लिए बेस्ट है वो। 47 में शादी कर ले। क्यों? शादी तो वही 18 साल की उम्र में, 18 से 20 साल, 21 साल ठीक है, 24 तक तो शादी हो जानी चाहिए। शादी का कोई मतलब होता नहीं है वैसे, बेकार की बात है ये। कैरियर, अगर फीमेल का कैरियर अच्छा है, एक बात बताओ मेरे को, आज की तारीख में फीमेल कैरियर पे दिला रही है सारी की सारी। फीमेल के लिए कैरियर जरूरी है। अगर यही बात समझ में आ जाए गर्भ काल में कि लड़का जो है फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर के पैदा होता है और लड़की को कभी मिलती नहीं, तो कैरियर तो फीमेल्स ने बनाना शुरू कर ही दिया है। कैरियर तो बनाना शुरू कर ही दिया है। और कैरियर बनाना जब से शुरू किया, जब से तो उन्होंने शादियों से मना करना शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उनको समझ आ गया कि जिस पीरियड में मुझे अपने आप को संभालना था वो संभाला नहीं, तो अब मैं शादी करके करूं क्या? विवाह का मतलब क्या रह गया ये बताओ मेरे को। और अगर तुम्हें एक बात और यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है, कि इसमें ना 3 काल ऐसे लिखे हैं जो लाइफ लॉन्ग है और 24 साल से शुरू हो जाते हैं।
आपको मतलब वो कहते हैं कि कंपेनियन। अब ना लड़कियों ने क्या कहना शुरू कर दिया था, ये अब की मतलब पिछले 20 साल की बात बता रहा हूं मैं, शायद उससे पहले भी हो, कि शादी तो नहीं करनी पर कंपेनियन होना चाहिए। जब उनकी उम्र 35-36 साल हो गई तो उन्हें लगा यार कुछ मिसिंग है जिंदगी में। क्या मिसिंग है? कोई कंपेनियन होना चाहिए, कंपेनियनशिप, जो कि बाद में लिविंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई। तो लिविंग रिलेशनशिप क्या है? मैरिज में और लिविंग रिलेशनशिप में फर्क क्या है? सिर्फ एक ही फर्क है कि लिविंग रिलेशनशिप मींस कॉन्ट्रैक्ट, वो भी अनरिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, मन मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं देखा कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाता या कर पाती, तो हम लोग ठीक है तू अपना तो मैं अपना, दोनों के अपने अपने कैरियर चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फिर ये कंपेनियन का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ये क्या है? और फिर अब लड़कियां कहने लग गई जब 40 साल की हो गई तो अब मुझे शादी करनी है। तो ज्यादातर मैरिजेस होती है डाइवोर्सेस के साथ, जिन लड़कों का डाइवोर्स हो चुका है, और शायद उनकी प्रेफरेंस भी यही होती है। अब एक चीज ये समझ में आई नहीं मेरे को, मतलब समझने वाली बात है, मेरे को नहीं आई तो कोई बात नहीं, तुम्हें आ जाएगी, तुम्हें आती हो तो तुम बताओ कि डाइवोर्सी से शादी करने की प्रेफरेंस या फ्रेश से शादी करने की प्रेफरेंस लड़के के मामले में, व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑफ द फीमेल्स? जो डाइवोर्सी फीमेल्स हैं वो, और जो अनमैरिड है वो, और जो विडो है वो। अब पंगा तो कहीं हो गया ना, फीमेल के लिए तो इतने सारे ऑप्शन हो गए, और मेल ने तो कभी मना किया नहीं शादी नहीं करूंगा मैं। मेरे को तो अभी तक कोई शायद ऐसा मेल मिला नहीं, मेल ने कभी मना नहीं किया कि मैं शादी नहीं करूंगा। संन्यास तो ले लेते हैं, हैं? संन्यास ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं, ऐसे कई सेगमेंट्स हैं जो। हाँ, तो साधु बनते हैं तो शादी से भागने के लिए बनते हैं? नहीं, साधु तो जो बन जाते हैं वो तो बहुत कम उम्र में बन जाते हैं ना। जो संन्यास लेते हैं, जो साधु बन जाते हैं, जिन्होंने अपनी पब्लिक के लिए लाइफ डेडिकेट कर दी मान लो, तो वो तो बहुत 10-12 साल की उम्र से बन जाते हैं। तो शादी का तो उस टाइम पे वैसे भी सिस्टम नहीं शुरू हो जाता। तो ये भी वैसे कमाल की बात नहीं है कि लड़के ने तो कभी मना नहीं किया कि हमने शादी नहीं करनी। ऐसा क्यों? तो यहां पर जो रूट कॉज है, जो नेचुरल कॉज है, वो ये है कि एशोनिथी का डिफरेंस। अब क्या है कि मेल नौकरी करते थे और फीमेल जो है, जब वो फीमेल कैरियर में आने लगी तो वो एक उस सिचुएशन के लिए मेल्स तैयार थे नहीं, उन्हें डर लगने लगा। और डर किस बात का लगने लगा मुझे ये समझ में नहीं आया, पर डर लगने लगा। डर ये लगने लगा कि मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए। और फीमेल को डर लगने लगा? नहीं, फीमेल को कोई डर नहीं लगा। और ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर फीमेल को डर लगने था तो कैरियर के लिए जाती क्यों? तो कैरियर ऑफिस में मेल और फीमेल दोनों अगर काम करने लगे तो मेल डर के रहते हैं सारे के सारे हमेशा। है? हाँ, क्योंकि लॉज फीमेल्स के फेवर में ज्यादा हैं, तो एक एप्रीहेंशन रहती है कि क्यों सोसाइटी में तो अगर मान लो दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की है, और दोनों ने गलत काम कर रहे हैं, तो फीमेल को तो कोई कुछ कहेगा नहीं।
तो डर तो मेल को बेचारे को लगेगा ही ना फिर। तो ऑफिस में, स्कूल्स का, अब स्कूल में अगर जाओ, मैंने ना एक प्रोजेक्ट किया था, एक स्कूल था यहां पर, उसमें मुझे एक इम्यूनिटी रिकवरी के लिए एक प्रोजेक्ट मिला था, 1 महीने का था वो। तो लड़कों को, बच्चों को, मैं लड़कों को क्या, वो कोएड स्कूल था, तो बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाता था। एम्बेडेड का एक्सपर्ट था ना मैं, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाने का हॉबी क्लासेस शुरू की थी मैंने एक स्कूल में। तो ऐसे ही सोसाइटी की जब बात होती थी, किसी वो टीचर वीचर बैठे होते थे तो वो कहते थे कि स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। तो मुझे तो समझ में आया नहीं कि स्कूलों का बुरा हाल क्यों है। स्कूलों का बुरा हाल है, कमाल है। और कब की बात कर रहा हूं मैं, 25 साल पुरानी। स्कूलों का बुरा हाल है, स्कूलों में क्या बुरा हाल है भाई। तो जो भी, अब उनका कारण जो भी रहा होगा, वो तो सारा दिन रहते थे। मैं तो हॉबी क्लास के लिए वीक में 2 दिन जाना होता था मेरे को, वो भी 1-1 घंटे के लिए। तो डाउन द लाइन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि विवाह को लड़कियों ने मना क्यों करना शुरू किया। हम लोग 7 फेजेस ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग एवरेज लाइफ की बात कर रहे थे। शुरू तो उससे हुए थे कि एवरेज लाइफ अगर 125 साल की हो जाए, जो कि बहुत इजीली संभव है। एक्चुअली 400 साल की एवरेज लाइफ हो सकती है आपकी, ये मैंने बता दिया आपको अभी से। संभव है ये, और संभव ही नहीं है मतलब विजिबल है कि हो सकती है। थोड़ा सा अपना ध्यान रख लो, ये जो फेजेस हैं इनको समझ लो, तो आपकी लाइफ 400 साल हो सकती है। और हम लोग 125 साल के उस पर चलने की, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या लोग चाहते हैं कि उम्र उनकी एवरेज लाइफ 125 साल हो जाए। अब एवरेज लाइफ अगर 125 साल होती है तो मतलब पीक लाइफ कैन बी 200 ईयर्स। आज अगर एवरेज लाइफ 40 साल है, एवरेज लाइफ कितनी है आजकल है? 70-80 नहीं, 70-80 तो जापान में है, एरिया वाइज है। इंडिया में एवरेज लाइफ कितनी है? गूगल देखो जरा भाई, लोग सब सर्च करके कि गूगल क्या कहता है आपका एवरेज लाइफ 70 है 70। 70 हाँ जी, इंडिया में। हाँ जी। और वर्ल्ड में जापान में 84.6, ऑलमोस्ट 85। हाईएस्ट कितनी है? ये एवरेज लाइफ की बात कर रहे हैं। इंडिया में एवरेज लाइफ इज 70 ईयर्स। और मिनिमम कितनी है वर्ल्ड में? किस एरिया में मिनिमम है? और मेल्स की और फीमेल्स की अलग अलग होगी। मेन के लिए, पुरुषों के लिए ऑलमोस्ट 70 साल है, और महिलाओं के लिए ऑलमोस्ट 75 साल। वर्ल्ड एवरेज लाइफ इज 70 ईयर्स फॉर मेल एंड 75 फॉर फीमेल्स। और यूरोप में ये एवरेज 77.8 और 83 है यूरोप में। यानी कि पुरुष तकरीबन 78 ईयर्स जीते हैं और महिलाएं 83 ईयर्स। ठीक है, चलो हम एवरेज मान लेते हैं ना। एवरेज जो वर्ल्ड एवरेज है वो देखो ना, 70 और 75 हो गई। तो एवरेज लाइफ 70 साल है और उसी में लोग परेशान हैं। और सारे साइंटिस्ट इसको बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जापान में 84, और अब सोचो उनकी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि 84 इयर्स के 2 लोग रह रहे हैं घर में, काम नहीं होता कोई। बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ को मैनेज कर पा रहे हैं वो लोग, बहुत मुश्किल से। और डिजायर यही है कि अब तो निकल जाए। अपने आप को एक्स्ट्रा लगेज मानने लगे हैं वो, एक्स्ट्रा वेट। जीवन का कोई लक्ष्य रह ही नहीं गया, कोई पता ही नहीं है कि जिंदगी चलने को
आगे अब आगे क्या करें हम, मतलब पिछले 10 साल से कुछ नहीं कर पा रहे और अगले 10 साल और अगर रहते हैं तो करेंगे क्या? सारे कोई वॉकर लेकर के चल रहा है, कोई छड़ी लेकर के चल रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई एक दूसरे का सहारा लेकर के चल रहा है और किसी ने यंग उसको रखा हुआ है टू हेल्प देम, हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प जिसको कहते हैं। अवेलेबिलिटी बहुत कम है उनकी, तो बाहर से मंगाने पड़ते हैं। और मैं जो बता रहा हूं 125 साल एवरेज लाइफ, 125 साल की एवरेज लाइफ तो समझो हो गई तुम्हारी। केतु ग्रहण से अगर तुम बचने का उपाय कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ 125 साल हो गई एवरेज लाइफ। अब क्या करोगे? तो बेटर है कि अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दो आप लोग कि एवरेज लाइफ 125 साल हो गई, क्योंकि केतु ग्रहण का उपाय तो आप करोगे ही। अगर आपको पता लग गया कि आपको केतु ग्रहण लगा है, कालसर्प योग का करा ना सबने, चाहे था या नहीं था। अगर पंडित जी ने कह दिया कि कालसर्प योग का योग दिख रहा है तुम्हारे उसमें, तो कहते हैं चल कर दे यार, उपाय कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं भी होगा तो कम से कम एक तसल्ली हो जाएगी, वहम का इलाज हो जाएगा। उस वहम का जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। पता नहीं है हकीम लुकमान कौन है, ये नहीं पता मेरे को। तो केतु ग्रहण का उपाय अगर आप कर लेते हो, जो कि आपको अपनी नॉर्मल लाइफ चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, नहीं तो रोज कष्ट में रहोगे। केतु की तो लात पड़ती है, केतु लात मारता है। केतु को समझो, केतु धर्म का प्रतीक है, वे ऑफ लिविंग। तो आप जैसे आप वे ऑफ लिविंग से आउट जाओगे तो आपको लात पड़ेगी। और केतु ग्रहण लगा हुआ है तो बहुत जोर से पड़ेगी। और केतु जो है ना, उसका गर्दन कटी हुई थी, गर्दन से काट दिया गया था उसको। अगर आप कथा वो सुनोगे, समुद्र मंथन की जो कथा सुनोगे आप, तो आपको पता लग जाएगा केतु कौन है और राहु कौन है। वैसे ये इंद्र दरबार के एम्प्लॉइज हैं, शनि के कहने पर। और शनि भी एम्प्लॉय है जो वो देखता है जस्टिस। तो ये सजा देते हैं, ग्रहण लगाते हैं दोनों, राहु और केतु। और हनुमान जी भी लगाते हैं आप। खैर, तो आप अगर आप, और मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर आप केतु ग्रहण का उपाय कर लेते हो तो आपकी उम्र 125 साल तो हो ही गई। मान लो आप, अकाल मृत्यु संभव है। मैं अकाल मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, नेचुरल लाइफ की बात कर रहा हूं, एवरेज लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो एवरेज लाइफ 70 साल बताई गई है, एक्सीडेंट्स की वजह से लाइफ की डेथ हुई है, वो नहीं गिन रहे हम लोग। आकस्मिक मृत्यु मतलब अकाल मृत्यु का गणित नहीं है ये नेचुरल लिविंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर केतु ग्रहण का उपाय करके किया आपने, तो आपकी लाइफ 125 साल हो गई। अब आप प्लानिंग कर लो क्या करना है, कर लोगे तो सुखी रहोगे। और अभी ना पीछे क्या हुआ था, एक 15 लाख का सवाल उठा हुआ था कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, कोई अफवाह फैली कहीं पर। तो उसका परिणाम लोगों ने डिस्कशन किया, चलो मान लो सबको 15-15 लाख रुपए मिल गए, तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर सबको 15-15 लाख रुपए मिल गए तो कोई काम करेगा ही नहीं, सारे बैंक में पैसे जमा करा देंगे। भैया जब सबको 15-15 लाख मिल गए तो बैंक रहेंगे क्यों, बैंक रहेंगे कैसे। 15 लाख रुपए आपको संभालने पड़ेंगे अपने। अब सोच लो आप कि 15 लाख रुपए अगर आपको संभालने पड़ेंगे तो आपकी जिंदगी का क्या हाल हो जाएगा। आज आपके पास 15 लाख रुपए कैश है, इमेजिन करके देखो आप, इमेजिन ही कर लो। बैंक में तो पड़े होंगे पता नहीं कितने, मकान की कीमत तो पता नहीं कितनी हो गई,
मैं कैश की बात कर रहा हूं, आपके पास मान लो 15 लाख रुपए कैश है। वो जो महाराजा अग्रसेन थे ना, उन्होंने जो चलाई थी ना ये एक सिक्का एक ईंट की प्रथा, तो उसका परिणाम यही हुआ कि सबके पास 15-15 लाख रुपए हो गए। सबके पास का मतलब कारीगरों के पास। सबके पास कैसे हो जाएंगे? कारीगरों के पास, किसानों के पास। और जिन किसानों के पास 15-15 लाख रुपए हो गए, उन किसानों ने काम करना बंद कर दिया और अकाल पड़ना शुरू हो गया। अकाल क्यों पड़ता है पता है आपको? अकाल इसीलिए पड़ता है, किसान काम करना बंद कर देता है। इसमें पृथ्वी का दोष नहीं है, 100% इंसानों का दोष है, 100%। भाई नेचुरल सी बात है ना, अगर किसान काम करना बंद कर देगा तो क्या पड़ेगा, क्या होगा? और हर किसान को अगर 15 लाख रुपए मिल गए तो वो काम करेगा क्यों? काम करेगा क्यों? और किसान काम नहीं करेगा, खेतों में बीज नहीं डलेगा, तो फसल होगी कैसे? और मशीनें, मान लो चलो मशीनें बना ली, अबे मशीन बनाएगा कौन? कोई क्यों? जब 15 लाख रुपए उसके पास पड़े हैं तो वो मशीन बनाएगा क्यों? कोई ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाएगा क्यों? टैक्सियां चलेंगी कैसे? कौन चलाएगा टैक्सी? क्यों चलाएगा कोई टैक्सी? वर्कर कोई फैक्ट्री में काम करेगा क्यों? 15 लाख है उसके पास, उसको क्या जरूरत है काम करने की? तो अब इसको पैसे से लिंक तो समझ में आ गया तुरंत। अब यह समझो कि आप, अगर आपकी उम्र 125 साल हो गई एवरेज, आपने सिर्फ केतु ग्रहण का उपाय किया और आपकी उम्र हो गई 125 साल, तो अब 125 साल क्या करोगे आप, ये देख लो, समझ लो। और मतलब समझ ही लो, आपके 125 साल की अगर आपकी उम्र हो गई, अगर क्या हो ही गई, केतु ग्रहण का उपाय करोगे तो। एक ना छोटा सा वीडियो और सुनो आइडियलिज्म पे। प्रणाम। आइडलिज्म एक रिलीजन है टीनेजर्स के लिए। टीनेजर्स यानी कि 13 से 19 साल तक का लाइफ स्पैन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है लर्निंग के लिए। इसी एज में लाइफ की डायरेक्शन सेट होती है, और अगर किसी तरह का कंफ्यूजन बैठ जाए या गलत रेफरेंस सेट हो जाए तो पूरी लाइफ डिस्टरबेंस बनी रह सकती है। इसीलिए आइडलिज्म की शुरुआत की गई है अनयानी सभ्यता में, जिससे टीनेजर्स हर तरह के कंफ्यूजन से कैसे दूर रहना है, कैसे खुद को बचाना है, ये सीख सकते हैं। आइडलिज्म के केयरटेकर हैं भगवान अश्वनी जी, जो कि डिजिटल लिविंग कोच हैं, और आइडलिज्म के गुरु और ईष्ट हैं कलयुग के युगल भगवान। आइडलिज्म डे अनयानी सभ्यता में मनाया जाता है 17 फरवरी को। जय जय भगवान।